आई थिंक एक और मॉन्यूमेंट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज ताजमहल। और आज के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो एक उसका रिटर्न हो रहा है कि हर हर पर्सन उस बारे में बात कर रहा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स चल रहे हैं। कोई बोलता है कि ये मंदिर था, कोई बोलता है मकबरा था, कोई बोलता है हिंदू आर्ट दिखती है वहां पे। बहुत मिसअंडरस्टूड है, ऑल्दो इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है, देखने आता है, बट बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव से, आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव से, आपने जितना समझा है ताजमहल को, आपको क्या लगता है कि क्या स्टोरी है ताजमहल की, और व्हाट इज दी, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड ताजमहल? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक होता है कि इसके साथ ताजमहल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको दो, कभी कभी मुझे लगता है बड़े परस्पर विरोधाभासी फ्रेमवर्क के साथ हम देखते हैं। दोनों कभी कभी कॉन्टेस्ट करते हैं एक दूसरे को। एक, हम देखते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ लव के बारे में, विच इज वर्ल्ड नोन, इट्स अ बिग मॉन्यूमेंट ऑफ लव, राइट। पैरेलली हम जो देख रहे हैं, जो आपने बताया कि एक मॉन्यूमेंट कनेक्टेड टू हेट, कॉन्फ्लिक्ट, नॉट हेटरेड बट कॉन्फ्लिक्ट, जी, कि जहां पर आप बात कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये चाहे तो मंदिर हुआ करता था या फिर एक कब्र हुआ करता था, और साथ साथ उसकी ये भी जुड़ी हुई है कि एक और वायलेंट नैरेटिव चलता है कि उस शाहजहां ने हाथे कटवा दी थी सबको करने के लिए, कि आगे दूसरा एक कर नहीं पड़ता। तो जी, शाहजहां और ये जो ताज का लेके, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दो बातें बता दूं और उसके बाद मैं बताता हूं कि ताजमहल को देखने का एक और बृहद नजरिया, जो मैं बात कर रहा था कि 4 फैक्टर्स के बारे में, कि भाई पार्ट एंड होल, एक लंबा जियो कल्चर कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक आफ्टर लाइफ की हम बात करते हैं, या फिर हम टैंजिबल और इनटैंजिबल की जब बात करते हैं, तो ताजमहल को देखने का बहुत सारा और तरीका है जिससे हमें काफी और चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में एक कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक बयान आया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2015 में और 2015-16 के आसपास एक संसद में बयान भी आया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि नहीं, ये एक टूम है, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये दिया था। तो मैं उन दोनों के बयानों को रखूंगा, क्योंकि बाकी तो आप दोनों साइड से आप आर्ग्यू कर सकते हैं, वो बात आप आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन कल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था। और दूसरी बात ये कहा था, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा में एक सिविल कोर्ट में बयान देते हुए कहा था कि हमारे पास जो अवशेष है वो एक टूम के, एक मौसोलियम के करने के लिए। लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ बहुत समय से चल रहा है और चल रहा है। मैं उस पर अपना ध्यान नहीं दूंगा करके, मैं आपको उसके और पहलुओं के बारे में बात करता हूं, जो कि आपको समझने में लगता है कि अरे, हम जो लड़ाइयों में कितनी बड़ी बातों को भूलते चले। मसलन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैं बहुत बड़ा फैन, मतलब टेक्निकल डिटेल्स का फैन नहीं, लेकिन 2-3 बातें आपको बता दूं चलो, जो कि थोड़ा सा आपको ना रुझान बढ़ाता है पे। तो उसका जो डिजाइन ये हुआ था कि वो जन्नत में या पैराडाइज में मुमताज महल का घर कैसा होगा, उसका जमीन के ऊपर में एक रेप्लिका बनाया गया। ओके, राइट। तो ताजमहल के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो जन्नत को करते हैं। ठीक है, कुरान में जो पैराडाइज का कॉन्सेप्ट है उसको सफलीभूत करते हैं। मसलन कि आप जब एंटर करेंगे, आप वो जो गेट है, जो मेन गेट, उसमें लिखे रहते, कुछ आयतें लिखी हुई है कि आप जन्नत एंटर कर रहे हैं। वहां जो फूल पत्ते हैं, उसकी बनावट है, वाटर बॉडीज हैं, वॉल्ड गार्डन है, ये सब जो चीज है, वो डिस्क्रिप्शंस जो है वो कुरानिक पैराडाइज में मिलती जुलती। ठीक है, तो एक जो है कि उसका वो किया गया था। दूसरा एक पार्ट जो लोग समझते हैं हमेशा से कि यार मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब उनका मटेरियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये बात भी गलत है ताजमहल के केस में। आप ताजमहल के पास पास जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सराय हैं, बहुत सारे बाजार हैं, अलग अलग गेटों के बाहर सराय और बाजार हैं। ये सराय और बाजार उस मॉन्यूमेंट के डिजाइन में इम्प्लिसिट थे, ये अलग से नहीं आए हैं, ये उसी समय बनते थे, और इसके जरिए उसका रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए उन्होंने, जैसे आप क्या करते हैं, आज एक घर बनाते हैं, उसमें आप कभी कभी 2 महले बना लेते हैं, एक में किराया लगा देते हैं, इससे अपना काम चलेगा, और दूसरे में खुद रहते हैं। तो ताजमहल के रख रखाव के लिए भी बाजार और कैरवन सराइज बनाए गए थे, जो कि आज कई सारे बाजारें जो आप आगरा में देखते हैं
जो उसके ताजमहल के इर्द गिर्द अलग अलग गेटों के इर्द गिर्द, वो उसके हिस्सा थी। तो एक उसके मटेरियल वर्ल्ड को दिखलाता था, एक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखलाता था। तो ऐसी कई जो चार जो, और एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आती है ताजमहल के बारे में, कि उसका डिजाइन के करते समय ये बात को लेके मुगल बादशाह बहुत कॉन्शियस थे कि ये जेनरेशंस के लिए मास्टरपीस होगा। ये बात लिखी गई है। ओके। उनके एक हिस्टोरियन कज़वी ने ये बात लिखी है कि ये उस सोच के बना गया था कि जेनरेशंस के लिए मास्टरपीस होगा। ओके। ठीक है, तो ये बड़ी मतलब आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं, मैं आर्किटेक्चर की उस साइड को देख रहा हूं जो कि एक ह्यूमन साइड जो है आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो देखेंगे कि कैसे रिवर बेड को ठीक करते हैं किसी इमारत। अब अभी आप क्या कीजिएगा, किसी भी रिवर बेड पे कुछ बनाइएगा आप, तो वो धंस जाएगा। और खास करके वहां जब रेत हो, बारूद हो, ये बालू हो, रेत जब हो या सैंड हो, तो वो धंस जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किए हैं। उन्होंने उसके लिए फाउंडेशन वेल्स बनाए थे, ऐसे कई कुएं बनाए गए थे, नेटवर्क ऑफ कुएं। अच्छा। उसको बना के जमीन को स्टेबलाइज किया गया था, कुओं में मत पत्थर और लकड़ी भर भर के उसको स्टेबलाइज किया गया था जमीन को, और उसके ऊपर इमारत बनाई गई थी। तो डिजाइन टेक्निक्स भी कितने इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा शाहजहां जितना वो मॉन्यूमेंट ऑफ लव जो था, शाहजहां के रूल के ग्रैंडियर को भी वो दिखा रहा था कि ये रूल जो है मुगलों के शासन का एक उच्च काल है, ये उसको भी दिखला रहा था। ये उसके डिजाइन में दिखता है, उसके एम्बिशन में दिखता है, जो पैसे खर्च हो रहे थे। और उस समय जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस समय ऐसी कई चीजें जो आती है जो कि एक ताजमहल को और शाहजहां के रूल को भी दर्शाती है। मसलन एक सेंट्रल एब्सोल्यूट स्टेट मुगल स्टेट को भी दिखलाती है, पॉलिटिक्स के उसके। मसलन एक डिजाइन की बात हमने की, उस समय पिकॉक थ्रोन बनाया जा रहा है, तो एक एफ्लुएंस दिया जा रहा है मुगल रूल को। आप लाल किले में जब आप कभी जाएंगे तो जो दीवाने आम जो है, वहां पर शाहजहां की जो सीट है वो हवा में है, दीवार पे ऊपर में है, जमीन पे नहीं है। तो एम्परर को लोगों की नजर से ऊपर उठाया जा रहा था। पीकॉक थ्रोन भी उसी लिए बनाया गया था कि एक्सक्लूसिव हो। और शाहजहां के समय की जितनी पेंटिंग्स आप देखेंगे उसमें हैलो दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली आपको देखते हैं कि भाई डिवाइन एंटिटीज के साथ में होता है। और जितने पेंटिंग्स हैं एज कंपेयर टू अदर्स, सब लोग शाहजहां की पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स में सब लोग शाहजहां को देख रहे हैं। कोई भी पेंटिंग आप देख लीजिए उस समय, तो वो उसको देख रहे थे। तो शाहजहां एक मुगल पॉलिटिक्स का जो एक वो था जहां पर एम्परर जो है वो बहुत ऊंचा है। और ताज के डिजाइन में तिमुरिद या पर्सियन या ईरानियन इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा जोरदार असर था। ये डिपार्चर था अकबर के समय के आर्किटेक्चर से, जहां पर मैंने आपको बताया फतेहपुर सीकरी या आगरा फोर्ट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, रीजनल इन्फ्लुएंसेस को आप ला रहे हैं। उसमें मालवा भी है, गुजरात भी है, बंगाल भी है, ग्वालियर भी है, ऐसे कई रीजनल तिमुरिद पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत हाई लेवल, जैसे मैंने बताया कि उसकी संरचना एक पुरानिक पैराडाइज के कॉन्सेप्ट से भी की गई थी करके, और वो बहुत इन्फ्लुएंस था। तो एक वो भी कॉन्सेप्ट जो इसके बारे में आता है करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। और बाद में आगे चलकर ब्रिटिश ने भी इसको अपनाया, एक अपने काम को हाईलाइट करने के लिए। खास करके अंग्रेजी हुकूमत के कुछ लोगों ने कंपनी पेंटिंग्स में इसको हथिया रहे हैं। कर्जन खास करके इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे करने के लिए, ये दिखलाने के लिए कि देखिए मतलब ताज को तो हमने ही बचाया है करके। और फिर देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी उसको इंडिया कंपोजिट कल्चर का एक हिस्सा बनाया करके। लेकिन उसके बाद का भी एक आफ्टर लाइफ है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ताज को हमेशा से एक सिंबल ऑफ एक्सेलेंस माना जाएगा, और इस आइडिया को अप्रोप्रिएट किया कई जगह ने। आपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बारे में सुन रखा है, जी जी। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बाहर में, यहाँ नहीं बाहर में भी है करने के लिए। ठीक है, आपने ट्रम्प का एक ताजमहल सुन रखा था, जो कि उनका कैसीनो रिसोर्ट था अटलांटिक सिटी में, 2016 में उसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा कई लिकर ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, ठीक है, कई म्यूजिक ग्रुप्स हैं ऐसे, और म्यूजिक बैंड्स थे जिन्होंने अपना स्टेज नेम ताज रख लिया या फिर एल्बम्स बनाए, पॉपुलर एल्बम्स बनाए। तो इसका एप्रोप्रिएशन हमेशा से होते चला है, राइट। तो ये जो एप्रोप्रिएशन, जो आप पोलराइज्ड एप्रोप्रिएशन की बात करें ताज, और फिर अंग्रेजों ने जब वहां आने शुरू किए तो उन्होंने बोला कि यार ताज तो बिना किसी यूरोप के आर्किटेक्ट के बगैर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सजेस्ट करना शुरू किया, नहीं नहीं, कोई विनेशियन या इटालियन आर्किटेक्ट है जिसने ताज को बनाया।
तो अलग अलग समय पर अलग चलते रहे। और हैरानी की बात ये, जब ऐसा सब चल रहा है तो पूरा विश्व जो है ताज को अडॉप्ट कर रहा है, और ताज के रेप्लिकास बनाए गए कई जगह पे, चाइना में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, न्यू जर्सी में, ऐसे कई रेप्लिकास बनाए गए। और आप जिस बात से शुरू कर रहे थे उस बात से मैं खत्म करूंगा इस सवाल को, कि नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, ताज को करीब 100 मिलियन वोट्स के साथ में इलेक्ट किया गया था, उसमें नॉमिनेट किया गया था। तो ताज, उसके कितने पहलू हैं, हम फंसे रह रहे उसमें पहलू में चल के, और कई ऐसे पहलू हैं जिन पे हमको बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए उस पहलुओं को हम, और कई वंडर्स हैं उसके। आप देखेंगे तो हर चीज ताज के, वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो डिक्टेट करता है कि आप जितने नजदीक आएंगे वैसे वैसे चीजें आपको दिखती चली जाएगी। आप गेट से आएंगे तो एक सर्टेन फोकस आएगा, मॉन्यूमेंट के कुछ हिस्सों पे आपकी नजर जाएगी। आप कभी जाइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे आप पोडियम के नजदीक आते हैं, आपकी आई का फोकस है अलग अलग जगह पे जाता है। तो वो ये चाहते थे कि हर चीज को आप देखें, तो इसलिए कहते हैं कि वो एक पहले से डिजाइन किया गया था, एक मास्टरपीस फॉर एजेस टू कम। हे आई एम रियली ग्लैड दैट आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो वॉच द फुल पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल।